महोदय श्री पेमा खालिदी से निवेदन करते हैं अपने महत्वपूर्ण संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। Firstly, I would like to thank Honorable Sikongla for setting the tone for this seminar and giving us a broad perspective of the Tibet issues and how the CTA is functioning. So, सबसे पहले तो मैं अपने इस सुंदर प्रदेश अरुणाचल की पूरी जनता की ओर से और राज्य सरकार की ओर से आज के हमारा जो स्पेशल गेस्ट है ऑनरेबल सिक्योंगला, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन श्री पेमा श्रींगला और उनके साथ CTA से जितने भी जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को इस सुंदर प्रदेश में हम स्वागत करते हैं। और हमारे ऑनरेबल MP श्री कबीर गांव जी जो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं इस राज्य का और फिलहाल वहाँ दिल्ली में एज को कन्वीनर ऑफ ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम का को कन्वीनर के रूप में वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और साथ ही साथ जो इस इवेंट का जो मेन ऑर्गेनाइजर हिमालयन सुरक्षा मंच श्री R.K. खिमे जी जो नेशनल कन्वीनर भी हैं और कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज श्री R.K. खिमे जी यहाँ उपस्थित हैं और हिमालयन सुरक्षा मंच के हमारे प्रेसिडेंट श्री तार तरक जी जनरल सेक्रेटरी टिबेटन सपोर्ट ग्रुप, इसके बाद श्री नीमा संगे जी और इस इवेंट में जुड़ के आने के लिए अन्य जो राज्य से आए हैं फॉर्मर नेशनल को कन्वीनर कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज श्री विजय क्रांति जी और नेशनल को कन्वीनर श्री सुरेंद्र कुमार जी, आपको यहाँ स्वागत है। और यहाँ उपस्थित हमारे बीच बहुत ही सीनियर लीडर आवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री P.K. थोंगन जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग्स, सभी ऑनरेबल MLA कलीग्स, यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर MLAs हैं और इस इवेंट को विटनेस करने के लिए आए हुए हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस ट्रैवल फोरम्स के सभी मेंबर्स। और मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारा अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी आप लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग आए हुए हैं और गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर्स लोग भी आज के सेमिनार को देखने के लिए आए हुए हैं एंड साथ ही साथ मीडिया के दोस्तों, मैं अपनी ओर से सबसे पहले अपना हिमालयन सुरक्षा मंच को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये जो सेमिनार आज जो यहाँ रखा है, जो टॉपिक जो चुना गया है एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, सो उसके लेके और खास करके इस सेमिनार के साथ में भी हमको भी यहाँ पे आके एक दो शब्द कहने का जो मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि ये आज का जो सेमिनार है एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, जैसे R.K. खिमे साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा समय में वो भी अपना अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट हो रहा है, मैं भी इस बात को ज़रूर मानता हूँ। अभी हमारा जो फॉर्मर स्पीकर श्री कबीर गांव साहब ने भी अपने स्पीच में बताया कि टिबेट का कंसर्न क्या है इन रिलेशन विद एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी को देखते हुए। और जैसे मैंने कहा कि अपना सिक्योंग श्री पेमा श्रींगला ने भी बहुत ही ब्रॉडली टिबेट का इश्यूज को लेके हम लोगों के बीच में यहाँ पे रखा है। अभी आफ्टरनून जो टेक्निकल सेशंस, खास करके दो टेक्निकल सेशंस, एक को यहाँ पे चेयर करेंगे अपना विजय क्रांति जी और दूसरा अपना सिक्योंगला वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग लंच खाने के बाद ज़रूर इस टेक्निकल सेशंस को आप लोग सुनना है और उस सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी वहाँ पे प्रोविजंस रखा हुआ है। तो मन में काफ़ी सारा सवाल होंगे, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा चीज़ में आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए होगा, तो आज ये सही प्लेटफॉर्म है। जो भी टिबेट इश्यूज में टिबेट कोर्स के लिए जो भी प्रश्न है आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी के ऊपर में अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग सब्जेक्ट और साथ साथ सिक्योरिटी का तो आप सबको पता है कि हर एक रीजन, हर एक देश का अपना एक कंसर्न होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टिबेट, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, तो दोनों ही काफ़ी इंटरलिंक्ड है।
हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तिब्बत का जो जोग्राफिक लोकेशन है हम सब लोग जानते हैं कि खास करके एशिया में तिब्बत का जो एग्जिस्टेंस दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वहाँ के जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, खास करके तिब्बत का जो पानी के बारे में यहाँ पे जो बताया, तिब्बत आप सबको पता है इट इज रिगार्डेड एज द थर्ड पोल एंड ऑल्सो द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो तिब्बत में ऐसे कई सारा बड़े बड़े जो झील है, बड़े बड़े वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, जिसमें से अपना जो भारत में जो भी बड़े बड़े जो रिवर्स है उसका ओरिजिन तिब्बत से होके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा, इंडस, सतलज, और अपना अरुणाचल का बात करें तो सियाम, जो असम जाके ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर लोहित, सुबनसिरी। तो देश के ऐसे कई सारा नदी है जो तिब्बत से ओरिजिन होके आता है। इसके बाद साथ साथ वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी रिच एक नेचुरल रिसोर्सेज है। आप सभी को ब्रॉडली तिब्बत का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं आप सभी लोग, और सिक्योला ने भी बताया कि तिब्बत किस हिसाब से उनका टाइमलाइन भी मेंशन करते हुए आगे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो या रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के साथ में बैठ के या चाइना के साथ में किस हिसाब में जो कॉन्फ्लिक्ट होके आगे बढ़ा हुआ है। सो ब्रॉडली अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अपना देश और तिब्बत का बहुत पुराना एक रिश्ता है। उसमें अभी खास करके अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे इस दुनिया में ही यूनिवर्सिटी नहीं था। सो खास करके हमारा रिलीजियस और कल्चर को देखने से अभी नालंदा यूनिवर्सिटी से जो 8th सेंचुरी से खास करके बुद्धिज्म को देखा जाए तो 8th सेंचुरी में जो स्कॉलर है कमला शीला, इसका बाद शांता रक्षिता 8th सेंचुरी में जाके, इसका बाद फिर गुरु पद्मा संभवा जो इंडिया से जाके तिब्बत में नालंदा ट्रेडिशंस को लेके तिब्बत में बौद्ध धर्म का वहाँ पे प्रचार हुआ। इसका बाद अतिशा दीपांकर इन 11th सेंचुरी और नरोपा 11th सेंचुरी में। अब सिक्योला ने भी जो बताया कि आज का जो तिब्बतियन जो स्क्रिप्ट है और अपना ये उसको बोधी भी कह सकता है, तिब्बतियन स्क्रिप्ट दोनों सेम ही है, वो भी अपना इंडिया में ही यहीं से ही तो लेके गया हुआ है। तो बाद में तो पता है, आप सभी को पता है कि नालंदा में मुस्लिम्स लोगों का देश में जो उन लोगों का रूल जब हुआ तो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जला दिया। और नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा कैंपस था, लोग कहते हैं कि उसको आप घुसते करीबन 6 महीना लग गया। तो आप सोचिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस वक्त में जो वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट, इतना सारा वॉल्यूम्स था होगा, वो करीबन 6 महीना तक आग नहीं बुझा। तो जो भी हो उससे पहले अभी ये जो स्कॉलर्स लोग हैं वहाँ से जो बुद्धिज्म को लेके तिब्बत में जाके, अभी आज देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वही बुद्धिज्म जो है तिब्बत से आके हमारा पूरा हिमालयन बेल्ट, लद्दाख से लेके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जितने भी जो हमारा नॉर्दर्न जो बॉर्डर्स है, वहाँ में हम लोग जो बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा नालंदा ट्रेडिशन का बुद्धिज्म है। अभी उस वक्त में ये जो स्कॉलर जिनका नाम हमने जो बताया, मान लीजिए कि उस वक्त में अगर इस ट्रेडिशंस को, नालंदा ट्रेडिशंस को अगर तिब्बत में लेके वो लोग नहीं किया होता, या उस वक्त में जो वहाँ पे जो अपना जो राजा था सोंगसन गोम्बो, वो उन लोगों को इन्वाइट नहीं करता, तो आज हम लोगों का ये बुद्धिज्म जो हिमालयन बुद्धिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस ही नहीं होना था। तो आज वही हिज होलीनेस 14 दलाई लामा भी वही बोलता है कि तिब्बत जो है एक शिष्य है एंड भारत जो है गुरु है, क्योंकि हम लोगों का ट्रेडिशन भारत से किया हुआ ट्रेडिशन है। तो 1950s में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर में अटैक करना शुरू किया, इसके बाद हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का जो एग्जाइल हुआ 1959 में, तो उसमें आप सबको पता है कि तवांग का रूट होते हुए तेजपुर होके, इसके बाद जैसे अपना सिक्योला ने जो बताया, सो उस वक्त में हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है कि हमारा जो तिब्बतियन बुद्धिज्म या हिमालयन बुद्धिज्म जो भी अपना उनका साथ में जो भी उस तिब्बत में बड़ा बड़ा जो मोनास्ट्रीज जो हुआ करता था,
उसको साथ में यहाँ पे अपना एक बड़ा विजन रखते हुए भारत सरकार के साथ में बात करके खास करके कर्नाटका और अपना हिमाचल उत्तराखंड साइड में ऐसे बहुत सारा मोनास्ट्रीज उन लोग ने बनाया हुआ है ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलीनेस। खास करके कर्नाटका वहाँ मैसूर एरिया में कई सारा मोनास्ट्रीज है, वहाँ पे अपना बुद्धिज्म में खास करके बड़ा 4 सेक्ट का जो है निगमा केग्यू साक्या और गेलुक ट्रेडिशन, तो वहाँ पे कई सारा बड़ा बड़ा मोनास्ट्रीज वहाँ देखने को मिलेगा। और जो तिब्बत और अरुणाचल का खास करके हम लोग जो बताते हैं, आप सबको पता है कि आप सब लोग गए भी हैं, आप सब लोग तवांग मोनास्ट्री में। तो तवांग मोनास्ट्री जो है 5th दलाई लामा का टाइम में वो उसको बनाया गया। तो 5th दलाई लामा का टाइम में उन्होंने 5th दलाई लामा ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तवांग में एक मोनास्ट्री बनाना है। तब जाके गुरु रिम्पोचे जो मेरा लामा है उन्होंने वहाँ पे ये गोम्पा को 5th दलाई लामा का कहने पर वहाँ में बनाया है। उसके बाद फिर 6th दलाई लामा जो है वो तवांग में वहाँ पे जन्म हुआ है। और सिक्योना ने सही बोला कि दलाई लामा इंस्टीट्यूशन में 2 दलाई लामा आउट ऑफ तिब्बत जन्म हुआ है, 4th दलाई लामा जो है मंगोलिया में और 6th दलाई लामा जो है वो तवांग में। सो तब से लेके हम लोगों का बहुत ही स्पेशल रिलेशन तिब्बत के साथ में रहा। और अरुणाचल प्रदेश में हम सब लोग यहाँ पे करीबन 26 मेजर ट्राइब एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं। और बाकी का ट्राइब्स का भी अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा मोनपा ट्राइब तवांग वेस्ट कामेंग में है। सो अभी का टाइम में भी अगर तिब्बत में देखा जाए तो हमारा मोनपा ट्राइब तिब्बत में भी वहाँ पे बसे हुए हैं। इसके बाद फिर हमारा मेम्बा भी अभी तिब्बत में भी कुछ पोर्शन है, खम्बा है, इसके बाद तागिन बहुत अच्छा नंबर्स में वहाँ पे तागिन है, वोकर्स लोग है। और ईस्टर्न अरुणाचल में जाके देखेंगे तो अपना मिशमी और मेयर ट्राइब भी तिब्बत में अच्छा नंबर में वहाँ पे प्रेजेंस है। सो इसका हिस्ट्री आप सबको पता है कि पहले तो कंट्री का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था। पहले तो अपना प्रिंसली किंगडम राजा के ऊपर ही अपना छोटा छोटा टेरिटरी होके ही दुनिया ऐसे ही चलता था। तो गवर्नेंस का धीरे धीरे जो पूरा दुनिया गवर्नेंस में जो होना शुरू हुआ, और अपना कंट्री में भी जैसे तबलीगांव साहब ने जैसे बताया कि मुगल्स लोग ने 300-400 साल यहाँ रूल किया। इसके बाद में ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने करीबन 200-300 साल यहाँ रूल किया। सो 1914 उस वक्त में हम सब भारत जो है ब्रिटिश इंडिया का अंदर में था 1914 में। सो 1914 में जो मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन जो है 1914 में हुआ है। तो उस वक्त में तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तिब्बत जो है एक आज़ाद एक कंट्री था। तो उस वक्त में ब्रिटिश इंडिया ने चाहा कि क्योंकि तिब्बत का एग्जिस्टेंस इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो उसका बॉर्डर प्रॉब्लम को सोल्व करना ये इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त में जो अपना हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करता था, तो 1914 में शिमला में तिब्बतन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। उस वक्त में पल्चर दोरजी शात्रा तो वो लोचिन था, तो वो तिब्बत गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके आया और अपना ब्रिटिश इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन खुद ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ है, सिग्नेचरी हुआ है, तब जाके हमारा मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन हुआ है 1914। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अपना हिस्ट्री में। सो उसको लेके अभी जैसे थोड़ा देर आप सबको पता है कि चाइना जो है हमेशा अरुणाचल को लेके क्लेम करते रहता है। जो भी यहाँ पे बड़े डिग्निटरीज आते हैं हमेशा चाइना जो है ऑब्जेक्शन क्लेम करते रहा है। सो हमारा सबका यही होना चाहिए कि 1914 जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट का बीच में जो साइन हुआ है, उसी का आधार पर अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुआ है। यहाँ से इंडिया में है और वहाँ से तिब्बत में है। मैं 2017 को मैं अपना टेन्योर में जब मैं हिज होलीनेस को मैं अरुणाचल प्रदेश में इनवाइट करके लेके आया, तो वहाँ में मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ। चाइनीज ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उन लोग ने किया है कि हिज होलीनेस को यहाँ नहीं आना है बोल के। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो है कि इंडिया चाइना का साथ में हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तो हम लोग तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। अपना देश में अपना रीजन में किसको बुलाना है, किसको इनवाइट करना है, नहीं करना है, ये हम लोगों का राइट होता है।
अभी चाइना का साथ तो चाइना तो इतना दूर में था, 1950 को जबरदस्त वो लोग तिब्बत को कब्जा किया। इसके बाद तिब्बत को तो कब्जा किए कि इसके बाद उन लोगों का जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, वो सिक्किम लाने में आप लोगों को जो जिक्र किया, पूरा एक्सपेंशनिस्ट वो लोग पॉलिसी में चलता है। अरुणाचल को पूरा वो लोग क्लेम करते हैं। यही छोड़िए, भूटान में एक तो जगह है सत्यंग मेरा। सत्यंग मेरा तो तिब्बत के साथ में भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वो शेयर करते तो हमारा तवांग अपना अरुणाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तवांग फर्दर लेके तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चाइना का क्लेम जो है तवांग से भी पार करके भूटान इवन सत्यंग मेरा भी क्लेम करते हैं वो लोग। तो आप इश्यूज देखिए, लद्दाख में कितना वहाँ पे ये इशू हुआ, गलवान इशू हुआ, ये नोगलाम इशू, ये सिक्किम साइड और भूटान साइड में जो हुआ है। सो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट जो मॉडल है उसको चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी वहाँ तिब्बत में जिस हालत से चाइना जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम में बहुत सारा जिस कल्चर वहाँ पे जो जिनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, सारा तिब्बतियन कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को ख़त्म करने में तुला हुआ है वो लोग वहाँ पे। और तिब्बत का जो इतना रिच नेचुरल रिसोर्सेज, खास करके माइनिंग सेक्टर में, और लिथियम का बहुत बड़ा एक डिपॉजिट है वहाँ पे। तो माइनिंग तो पूरा रैम्पेंटली वहाँ पे माइनिंग करके सारा रिसोर्सेज को वो लोग ख़त्म करता है लिथियम का, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट में भी काफ़ी इम्पैक्ट अभी होने वाला है। और आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रो पावर, जैसे मैंने कहा कि तिब्बत इतना सारा वाटर बॉडीज है वहाँ पे। सो हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट वो लोग ने स्टार्ट किया था ईयर 2000 ऑनवर्ड्स। सो मोर देन 190 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अभी वो लोग ने, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स तो कम्प्लीशन भी हो गया और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी है। और तिब्बत एक चाइना एक ऐसा एक कंट्री है कि यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है वो लोग। उसमें अगर सिग्नेटरी होता तो उसका डाउन स्ट्रीम में, जैसे अभी हम लोग अरुणाचल, आसाम हो गया, इंडिया हो गया ब्रॉडली, सो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करके हम लोग का मिनिमम रिवर्स को जीवित रखने के लिए जो पानी चाहिए, जो परसेंटेज चाहिए, वो हम लोग मांग सकते हैं। Since China is not a signatory of United Nations Water Treaty, उसको कुछ बाइंडिंग नहीं है, इसलिए वो रैम्पेंटली अपना एनर्जी को ड्रॉ करने के लिए वहाँ से पावर निकल के चाइना में भेजने के लिए। और अभी जो रिसेंट ये जो मेडोक काउंटी, जो अरुणाचल का बॉर्डर में जो उन लोगों का जो काउंटी है, इसको मेडोक काउंटी कहते हैं। सो मेडोक काउंटी में वो लोग ने सबसे बड़ा हाइड्रो पावर अराउंड 60,000 मेगावाट उसको बनाएंगे, और इन लोगों का 5 ईयर प्लान में ये पास भी हो चुका है। सो दिस इज ए वेरी कंसर्न मैटर, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल, पूरा कंट्री के लिए और पूरा दुनिया के लिए ये बहुत चिंता का एक विषय है। ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हम लोग समझते हैं 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, उतना तक समझ में आता है। मगर 60,000 मेगावाट आप सोचिए कितना मैसिव स्ट्रक्चर होगा, कितना बड़ा होगा। अभी वो लोग तो पानी को भी इवन वहां से डाइवर्ट करके कुछ दूसरा रीजन में भी लेके जाने का भी वो लोग प्लानिंग चल रहा है। सो अभी देखिए, दुनिया जिस प्रकार से भगवान ने जो बनाया है नेचुरल रिसोर्सेज, उसको, नेचर को रेस्पेक्ट करना भी वी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कुछ हद तक जितना चाहिए उतना ही हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। उससे ज्यादा आप जबरदस्त करेंगे तो दुनिया वैसे भी पोल्यूशन से, सब एनवायरनमेंट पोल्यूशन से लेके सब हालत खराब है, ग्लोबल जो वार्मिंग से भी लोग परेशान है। सो इस प्रकार का मैसिव जो आप नेचर को छेड़छाड़ करेगा तो डायरेक्टली हमारा मदर अर्थ को डैमेज होगा। सो ये काफी लोगों का एक कंसर्न है। सो एनवायरनमेंट में तो थ्रेट है ही है, प्लस ह्यूमन लाइफ में। मैं अभी रिसेंटली अपना अरुणाचल में सियांग बेल्ट में कई सारा जगह में टूर भी किया हूँ, और इसके लिए मैंने लोगों को भी एजुकेट कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर वहाँ तिब्बत में अगर चाइना लोग बना देता है, और जल्दी ही बनाएगा, वो लोग ऑलरेडी पास हो चुका है। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, वहाँ मीडिया तो है ही नहीं, वहाँ क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो कर दिया, उसको काम होना ही है। किसी को जवाब क्वेश्चन पूछने का वहाँ हक ही नहीं है। तो जो वहाँ बनने के बाद अपना सियांग बेल्ट, सियांग नदी 80% पानी पूरा सूख जाएगा। इसके बाद फिर वार लाइक सिचुएशन। अभी हम लोग तो वार तो कभी नहीं चाहते, क्योंकि अपना देश भारत जो है हमेशा
एक पीसफुल एक कंट्री रहा है। हमेशा नॉन वायलेंस को ही हम लोग प्रमोट करते हैं। मगर जो अभी दुनिया का हालत ऐसे है कि हर एक जगह कुछ ना कुछ कंट्रीज के बीच में वार होते रहता है। सो बाद में जाके ऐसे एक स्थिति भी आ सकती है कि वार लाइक सिचुएशन में अगर वो लोग वहां से पानी को छोड़ देगा तो आप सोचिए कि पूरा हमारा सियांग बेल्ट, वहाँ का लोगों का जिंदगी पूरा नष्ट, असम जो ब्रह्मपुत्र एरिया है पूरा वहाँ का डिस्ट्रॉय करके टिल बांग्लादेश, ये इफेक्ट जो टिल बांग्लादेश होकर जाएगा। लाखों लोगों का जान जो है गवाएंगे उसमें। प्रॉपर्टी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों लोगों का ह्यूमन लॉस होगा, वहाँ पे लाइफ लॉस होगा। तो ये बहुत कंसर्न एक एरिया है हम लोगों को। आई थिंक इस फोरम से अभी इंटेलेक्चुअल्स भी काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रूर आप लोग इसमें चर्चा करेंगे। और साथ में आज सीपीओ पेम्पा सिरिंगला है और अपना उनका पूरा सीडीए का टीम भी है। तो मैं सीपीओ पेम्पा सिरिंग को भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि इनका लास्ट जो विजिट हुआ वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, सीनेट एंड हाउस तो दो है वहाँ पे, तो जॉइंटली कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी पास कर दिया कि रिजोल्व टिबेट एक्ट उन लोगों ने वहाँ पे एडॉप्ट करके पास कर दिया है। अभी आई एग्री विद सीपीओ पेम्पा सिरिंगला जो कहा था कि चाइना जो ड्रैगन जो है आज इतना पावरफुल कैसे हुआ है, तो उस जमाने में अमेरिका के कारण से ही हुआ है। तो शायद अभी उसको अमेरिका जो है अभी रिपेंट कर रहा है, इसलिए अभी वो लोग कुछ करने का फॉर्मूला ढूंढ के पिछले साल ही ये रिजोल्व टिबेट एक्ट को वहाँ पे रेजोल्यूशंस में पास करके, एंड आई होप अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे यूएस में आ गया है। विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, विद द न्यू प्रेसिडेंट, डेफिनेटली टिबेट का जो कॉज है यूनाइटेड नेशन will take it forward with Tibet. Let us all hope and pray. And I must congratulate Sikyongla for this wonderful achievement in your tenure. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में His Holiness 1959 में एग्जाइल होने का बाद में उनके साथ में कई सारा तिब्बत के लोग वहाँ से आए, और सिक्योंगा ने जैसे कहा कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारा सेटलमेंट एरिया इस देश में दिए हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 3 जगह तिब्बतन सेटलमेंट है, अपना तेंजिंगांग, मेओ और तेजू एरिया में। तो इसलिए मैं आज सीबीओस का भी यहाँ पे आए हुए हैं, AITF और बाकी सीनियर लीडर्स लोग भी यहाँ पे है। तो जो तिब्बतन्स का जो बात आता है इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश, मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा एक सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज नहीं होने का कारण से एक अलग तरीका से ही इसको देख रहा है तिब्बतन्स को बाकी जो रिफ्यूजीज है, चकमा, हजोंग या बाकी जो भी रिफ्यूजीज है बांग्लादेशी, उन लोगों को साथ में टैग कर देता है। ठीक है, तिब्बतन्स आर रिफ्यूजीज, दैट वी एग्री। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त में अपना तेंजिंगांग, मेओ, तेजू में सेटलमेंट देके रखा हुआ है। अभी आज आप लोग उस सेटलमेंट एरिया को जाके देखिए, मैं जो भी टूर में जाता हूँ, जब हमको टाइम मिलता है तो मैं भी जाके सेटलमेंट लोगों से मैं इंटरेक्शन भी करता हूँ। तो आज देखिए कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है, तिब्बतन पॉपुलेशन जो अरुणाचल में कम होते जा रहा है, एकदम कम होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग बाकी विदेशों में जाके अपना काम कर रहे हैं। कनाडा में काफ़ी लोग चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी लोग चला गया, और अपना तिब्बतन जो रिफ्यूजीज है दे आर वेरी डिसिप्लिन। उल्टा हम लोगों का अरुणाचली तिब्बतन्स जो वहाँ पे सेटलमेंट एरिया में जाके वी शुड लर्न। आप लोग फॉर एग्जाम्पल मेओ में जो सबसे बड़ा सेटलमेंट एरिया है, मेओ में जाके ये TR कैंप में जाके देखिए कि वहाँ किस प्रकार से वहाँ के लेडीज लोग हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं वहाँ पे। उन लोगों का टेक्सटाइल्स को देखिए, उन लोगों का कारपेट को देखिए, इतना बढ़िया है। आज अरुणाचल में या बाहर में जितने भी जो है, पूरा मेओ का कारपेट इज सो फेमस, और मेओ का कारपेट के कारण से हम लोगों का GI टैग भी मिला हुआ है, अरुणाचल कारपेट बोल के। और मैंने जैसे कहा कि हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स है, आज तिब्बतन्स के ही तो वजह से हमारा जो एज ओल्ड ट्रेडिशन बुद्धिज्म को हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। कर्नाटका में आप लोग देखिए, वहाँ पे सेरा गंडन बेगुम, इसके बाद इंगमा मोनास्ट्री है, कयू मोनास्ट्री है, साक्या जो मोनास्ट्री है, वहाँ में आप लोग देखिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के कितने ननरीज में पढ़ते हैं, कितने वहाँ में
मोनास्ट्रीज में वहाँ पे पड़ता है। नॉट ओनली ऑफ अरुणाचल, अक्रॉस हिमालयन बेल्ट, सिक्किम, इसके बाद अपना लद्दाख, इसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी है और हिमालयन बेल्ट अपना भूटान से भी है। सो एंटायर हिमालयन बेल्ट का पूरे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट का जो पढ़ाई करता है, लामास लोग। आज वहाँ पे कर्नाटका में भी या अन्य जो राज्य में जो बड़ा बड़ा मोनास्ट्रीज है, वहाँ में भी टिबेटियन लामास का संख्या कम हो गया है, क्योंकि अभी टिबेट से अभी आदमी यहाँ आना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए वो लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी जो लोग पहले जो था वो लोग सीनियर हो गया, अभी कई लोग तो गुजर भी गया, और जो लोग हैं वो लोग अभी फॉरेन कंट्रीज में चला गया। सो इसलिए मैक्सिमम मोनास्ट्रीज में पूरा अपना हिमालयन बेल्ट का ही लोग है, पूरा अपना इंडियंस लोग ही है वहाँ पे, और उसका अंदर में भी सबसे ज्यादा अपना अरुणाचल प्रदेश का है वहाँ पे। टिबेटियंस को बाकी जो रिफ्यूजीज का साथ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट्स ए मिस्टेक। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सदन में भी मैंने बोला था, असेंबली में, इन फ्लोर ऑफ द हाउस में भी, बाकी रिफ्यूजीज लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चकमा को भी सेटलमेंट उस वक्त में भारत सरकार ने हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में करवाया था, सेम इन पैटर्न विद टिबेटियन रिफ्यूजीज को, उन लोगों को भी एरिया आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। मगर आज के दिन में देखिए नंबर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उन लोगों का सेटलमेंट एरिया में तो कुछ नेचर के कारण से इरोजन भी जरूर हुआ है, मगर आज वो देखिए पूरा नमदफा एरिया में स्प्रेड हो गया, जहाँ तहाँ स्प्रेड हो गया, मोर देन लैक्स। अभी लोग तो कहते हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ इन्फ्लक्स हो गया। हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं, मगर थिंक अबाउट बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। अभी मैं बहुत जल्दी सरकार लेवल में इसका मैं रिव्यू ले रहा हूँ, और ILP सिस्टम को भी, नीदरलैंड परमिट सिस्टम को भी मैं टेक्नोलॉजी का साथ में जोड़ के और भी उसको हम रोबस्ट बना रहा है। हम लोग का हमेशा फोकस जो है चकमा, हजोंग, टिबेटियन, एक्चुअली जो वहाँ से जो इन्फ्लक्स होकर आता है बांग्लादेशी मुस्लिम्स को यहाँ पे कितना नंबर्स में आके बैठा हुआ है, आप लोगों को शायद अंदाज भी नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि टिबेटियन जो रिफ्यूजीज जो लोग हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन। यहाँ में बाकी जो बाहर से जो रिफ्यूजीज का साथ में तुलना हम लोगों को नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड इमोशनली बी पार्ट विद टिबेट, कि हम लोग भी हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, और हम लोग भी यही एक विजन रख के जाना चाहिए कि एक ना एक दिन टिबेट जो है एक ऑटोनोमस के रूप में हो या आज़ादी के रूप में हो, को मिल रहा है। क्योंकि टिबेट का जो ज्योग्राफिक जो पोजीशनिंग है भारत के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक टिबेट का इश्यूज को रिजॉल्व नहीं होगा, चाइना और इंडिया का रिलेशन को भी अच्छा नहीं होगा, ये आप लोग मान के चलिए। टिबेट का जो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा तो जाके टिबेट विल बी एन बफर, तो उसमें क्या होगा कि चाइनीज लोगों का डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। सो इंडिया और टिबेट का रिलेशंस को आगे आगे बढ़ाना है। बोथ द कंट्रीज शुड थिंक हाउ टू रिजॉल्व द टिबेट इश्यू। जब तक टिबेट का इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा, दोनों कंट्रीज, हमें तो नहीं लगता है कि ये एक अच्छा रिलेशंस में लेके आ पाएगा, बिकॉज फ्रैंकली वी डोंट बॉर्डर विद चाइना, वी बॉर्डर विद टिबेट ओनली। तो इसलिए टिबेट को रिजॉल्व करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इतना कहते हुए, वैसे कहने के लिए तो काफी लंबा चौड़ा है, मगर मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टेक्निकल सेशंस में ही हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं अनुरोध करेंगे आप सभी लोग कि अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इनॉग्रेल सेशन में बैठा है, टेक्निकल सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इनॉग्रेल तो इज जस्ट एन फॉर्मल पार्ट होगी, तो फॉर्मल पार्ट तो अभी खत्म हो जाएंगे लंच खाने के बाद। इसके बाद मैं फिर अनुरोध करेंगे कि बाहर में छोटा सा अपना जो टिबेटियन सपोर्ट ग्रुप है, स्टूडेंट्स लोग ने एक यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिया हुआ है, कुछ किताब भी है, उसको जरूर लेके आप लोग पढ़िए। और एग्जीबिशन भी रखा हुआ है कि एंशिएंट टाइम से टिबेट और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है, कल्चरली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, सब वहाँ पे दिया हुआ है लंच के साथ साथ। उसको भी आप लोग जरूर देख के, इसके बाद टेक्निकल सेशंस में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। विद दिस माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर अपना सिक्योंग पेम्बा सलिंगला, उनका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। और हिमालयन सुरक्षा मंच जिसका माध्यम से आज ये प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय तिब्बत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
मुख्यमंत्री महोदय